प्यारे बच्चों, जय हिंद। जय सर। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक के कुछ टाइप्स अर्थात कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ और इस टॉपिक की हमारी फर्स्ट टाइप यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां हमें ध्यान देना है कि जिन दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है वे संख्याएं सअभाज्य संख्याएं हैं। यह चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो संख्याएं अर्थात जिन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है वो संख्याएं कैसी हैं, वो सअभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जिन सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ हो तो वह गुणनफल ही उन सअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का केवल एक ही विभाजक होता है और वह विभाजक संख्या एक होती है। अर्थात एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो उन संख्याओं को, दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। ऐसी संख्याओं को हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उन सअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य भी होता है। इस प्रकार इन दो सअभाज्य संख्याओं का जिनका गुणनफल 117 है उनका लघुत्तम समापवर्त्य भी 117 ही होगा। समझ में आ गई। इसके बाद में यदि सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो याद रखना सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक होता है, क्योंकि एक ही केवल ऐसी संख्या होती है जो उन दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है। इसलिए सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है। समझ में आ गई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है। यदि किन्हीं लगातार दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो याद रखना किन्हीं भी दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 2 होता है। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 2 होता है। और यदि दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। समझ में आ गई। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यानी 3 जो घंटियां हैं उनमें से पहली घंटी हर 12 मिनट के बाद बजती है, दूसरी घंटी हर 15 मिनट के बाद बजती है और तीसरी घंटी हर 18 मिनट के बाद बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ
बजी, वो प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हैं। उसके बाद तो सबका बजने का अंतराल अलग अलग है। पहली घंटी है वो 12 मिनट के बाद बजेगी, दूसरी 15 मिनट के बाद और तीसरी 18 मिनट के बाद बजेगी, यानी कि अलग अलग समय पर वो बजेंगी। लेकिन फिर वो एक साथ कब बजेंगी, कितने बजे? फिर वो तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार के सवाल में हमें ध्यान रखना है कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो जो अलग अलग घंटियों का समय है, अंतराल है, यानी कि 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य हम ज्ञात करेंगे। तो 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 छीटी 12, 15, 2 निम 18। अब 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पांचे 15 और 3 तिये 9। अब 3 पांचे 15, 15 दूनी 30, 30 तिये 90 और 90 दूनी 180। यानी कि जो तीनों घंटियों का बजने का अंतराल था अलग अलग, उनका लघुत्तम समापवर्त्य 180। इसका मतलब यह हुआ कि 180 मिनट के बाद वे तीनों घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। तो हम यहां देख रहे हैं कि वो 9 बजे एक साथ बजी थी, उसके बाद में 180 मिनट के बाद फिर एक साथ बजेंगी। तो कितने बजे वो दोबारा से एक साथ बजेंगी? तो 180 मिनट बाद बजेंगी एक साथ। 180 मिनट का मतलब कितने घंटे? 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे बाद वे तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। और हम देखेंगे कि जब 9 बजे वो एक साथ बजी हैं, तो 9 बजे के बाद में 3 घंटे बाद कितने बजेंगे? तो 9 बजे के बाद जब 3 घंटे होंगे तो समय होगा 12 बजे का। इस प्रकार वो तीनों घंटियां 12 बजे एक बार फिर एक साथ बजेंगी। और यही इस सवाल का आंसर भी होगा। समझ में आया? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जो श्रीमती भाटिया हैं उनकी कक्षा में हमें नहीं पता कि विद्यार्थी कितने हैं, लेकिन वो कहती है कि उसके पास 75 पेंसिल हैं और 60 रबड़ हैं और उनको बराबर बराबर बांटना चाहती है। 75 पेंसिलों को और 60 रबड़ को वो बराबर बराबर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बांटना चाहती है। तो हमें बताना है कि उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। तो हमें यहां ध्यान देना है कि अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या हमने निकालनी है। तो जब भी अधिकतम संख्या निकालनी हो तो हम वहां पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि 60 और 75 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, क्योंकि 75 पेंसिलें हैं और 60 रबड़ हैं और उनको बराबर बराबर बांटना है। रबड़ प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही मिले, पेंसिल भी प्रत्येक विद्यार्थी को
उतने ही मिलें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां अधिकतम पूछा है तो हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो हम 60 और 75 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो पहला भाग जाएगा 60 एकम 60, 5 1 और 15 चौके 60। इस प्रकार 75 और 60 का महत्तम समापवर्तक होगा 15 और यह महत्तम समापवर्तक ही उस कक्षा के विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या भी होगी, अर्थात उसकी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।